एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो स्थान ये थीम रहती है, ये सेक्टर रखता है जिसको हम कहते हैं डिफेंस, मतलब देश की आन बान और शान। अब अगर आप डिफेंस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अब काफी मौके खुल चुके हैं, खुलने वाले हैं। तो इस पर जरा चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये डिफेंस थीम है क्या, कैसे काम करती है, ये कहां पर आपको निवेश का मौका यहां पर मिलता है और कैसे इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। इस पर हमारी आज खास चर्चा है। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स, और प्रतीक ओसवाल, हेड पैसिव बिजनेस, मोतीलाल ओसवाल एएमसी। स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का, क्योंकि प्रवीण इस वक्त हमारे साथ हैं। समझने की हम कोशिश यहाँ पर करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बोला प्रवीण, जब हम किसी भी साल की शुरुआत में या बीच बीच में जब अपने एक्सपर्ट से पूछते रहते हैं कि कहां पर निवेश करें, कहां पर निवेश के मौके बन रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज कहां पर है, किस सेक्टर, किस थीम को इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, तो एक ऐसी थीम है जिसको सर्वसम्मति से हम कह सकते हैं कि एक्सपर्ट्स ने कहा है, वो डिफेंस रही है। पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ये जो डिफेंस थीम है, आखिरकार इसमें ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि सब लोग देख रहे हैं आने वाले टाइम में, जो कि एक इन्वेस्टर को भी, क्योंकि भारत को तो डेफिनेटली इसकी जरूरत है ही, पर एक इन्वेस्टर को भी फायदा पहुंचा सकती है। जी नमस्कार स्वाति। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आई थिंक डिफेंस एक ऐसा सेगमेंट है इस टाइम पे इंडिया में, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नमेंट की एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे बहुत सारा फोकस है। पहले हम थोड़ा सा बेसिक डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया समझते हैं और जो स्पेंडिंग रही है डिफेंस के ऊपर ग्लोबली अगर हम देखें तो हमने देखा है कि 2023 में करीबन 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की ग्लोबली स्पेंडिंग की गई है और पिछले 10 साल में जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो ग्लोबली करीबन 3% से इंक्रीज हुई है। इंडिया में अगर हम स्वाति देखें तो यही जो स्पेंडिंग है डिफेंस पे ये 10% से बढ़ी है, क्योंकि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, जो हमने पहले भी क्योंकि अब 10 साल रह चुकी है, इनका बहुत ज्यादा फोकस रहा है कि इंडिया में हम अपने डिफेंस सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को जितना हम आत्मनिर्भर जो हम बोलते हैं भारत बनाने की कोशिश और सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश, उस पर बहुत फोकस है और एट द सेम टाइम अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के ऊपर बहुत फोकस है। तो इन दोनों चीजों के चलते हम लोगों ने देखा है कि जो बजट एलोकेशंस रहे हैं डिफेंस सेक्टर को वो काफी अच्छे रहे हैं, लगातार बढ़ते रहे हैं और सेम ट्रेंड आगे हम मेरे ख्याल से देखते रहेंगे। ये एक छोटा नीश स्पेस है अभी भी इंडिया में जहाँ पे लिमिटेड कंपनीज हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है, बट हमारे पास ऑलरेडी कुछ पीएसयूज हैं और प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में हैं। एंड कमिंग ईयर्स में हम अगर देखते हैं तो हमारी जो इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग है वो करीबन 100 से 120 बिलियन यूएस डॉलर्स होनी चाहिए, जो करीबन 80 के अराउंड है अभी। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली इस सेगमेंट का बहुत पोटेंशियल है। बट एट द सेम टाइम स्वाति, पिछले एक साल में हमने इन स्टॉक्स को बहुत तेजी से ऊपर जाते देखा है, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी, पर थोड़ा सा कॉशन के साथ डेफिनेटली अप्रोच करने की एट द सेम टाइम रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए। एब्सोल्युटली। प्रतीक ओसवाल भी इस वक्त हमारे साथ हैं, मोतीलाल ओसवाल एएमसी में पैसिव बिजनेस के हेड हैं। प्रतीक, स्वागत करते हैं। यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम थीम्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये टाइम भी एक्चुअली है काफी ज्यादा मुफीद इस पर बात करने का। हम देख रहे हैं कि अभी एक बड़ा बजट हम देखेंगे और एक डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सरकार का हमेशा ऐसे एक फोकस रहता है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, आगे आने वाले कुछ महीनों की बात करें, तो डिफेंस में क्या मौके नजर आ रहे हैं आपको? नमस्ते स्वाति जी। हमने देखा है कि लास्ट 10 सालों में इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो करीबन लास्ट ईयर 5 लाख करोड़ है। सो अराउंड 5 लाख करोड़ का हमारा बजट है और वो जो अगर आप देखते हो ओवरऑल बजट में 13% का हमारा फोकस डिफेंस में है। तो ये बहुत ही हैवी आइटम है और ये हैवी आइटम है और ये आइटम हर साल 10% से ग्रो हो रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी साइज है हमारे जो अगर आप देखते हो मोस्ट ऑफ द स्पेंड जो हम देखते हैं वो एक्सपोर्ट्स में चल जाता है। हमारे
जो एक्सपोर्ट पार्टनर्स इंपोर्ट पार्टनर्स है वो है रशिया, फ्रांस और यूएसए। तो अपॉर्चुनिटी साइज बहुत ही ज़्यादा है। और हमने देखा है कि ये जो नई गवर्नमेंट जो आई है लास्ट एक महीने में, उनका ये जो उनका ये सलाह है कि जो हमारा फोकस था डिफेंस सेक्टर में लास्ट 5 सालों में, वो फोकस कंटिन्यू रहेगा। तो हमारे हिसाब से ये जो फोकस है ये सेक्टर में, ये जो एक्सपोर्ट्स का भी जो फोकस है हमारे सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा रहेगा। और अपॉर्चुनिटी है इंपोर्ट्स में, अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट्स में, और अपॉर्चुनिटी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे बहुत सारा हमें जो सेल्फ रिलायंस का जो थीम है वो इस सेक्टर में आ सकता है। एब्सोल्युटली। तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी बेस है यहाँ पर डिफेंस में, जिसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टर्स, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके पास हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मौके हैं। अब मौके कहाँ पर हैं, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। जो एक ये जो पूरा एक यूनिवर्स है डिफेंस थीम का, प्रबलीन, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। आपने शुरुआत में कहा भी था। अगर हम इस पूरे इंडेक्स को समझने की कोशिश करें तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी, कितना बड़ा ये इंडेक्स है, क्या क्या इसमें शामिल है, कैसे ये एक इन्वेस्टर को भारत के जो ग्रोथ स्टोरी है जो कि डिफेंस जिसमें शामिल है उसमें इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। जी बिल्कुल स्वाति, जैसे आपने बोला, बिकॉज इंडिया का डिफेंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इतने ज्यादा बॉर्डर्स हैं, उसके साथ साथ हमारा ऑलरेडी, जैसे अभी प्रतीक ने मेंशन किया, हम काफी इंपोर्ट करते आए हैं अपने जो डिफेंस की नेसेसिटीज हैं, और उसको हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग भी करंट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस पॉइंट है। और जब भी कोई ऐसी थीम इमर्ज करती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मार्केट में उसके इंडेक्स बनते हैं। जो इंडिया का सबसे पॉपुलर इंडेक्स जो हमारी ब्रॉडर मार्केट्स को दर्शाता है, वो निफ्टी 50 इंडेक्स है। ऐसे ही डिफेंस सेक्टर की कंपनीज का जो एक कंपाइलेशन है और एक जो सेगमेंटेशन है, उसको दिखाने के लिए हमारे पास निफ्टी का इंडिया डिफेंस इंडेक्स है। ये जो इंडेक्स है स्वाति, इसको इनने 2018 के बेस ईयर से शुरुआत की है, जहां पे उसकी बेस वैल्यू 1000 लेके चले हैं, और ये हमारी इंडिया की डिफेंस थीम को दर्शाता है। यहाँ पे उन कंपनियों को जोड़ा जाता है जिनका मिनिमम 10% रेवेन्यू डिफेंस से आता है। उसके अलावा हमारे पास एक ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, जहाँ पे बहुत सारी कंपनी शामिल हैं। और इस इंडेक्स में आने के लिए आपको उसका हिस्सा होना चाहिए, या फिर जो एम्फी की बेसिक सेगमेंटेशन है इंडस्ट्री की, जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, केमिकल्स हो गया, आपको उसका हिस्सा होना चाहिए। यानी कि इस इंडेक्स में शामिल होने के लिए आप ब्रॉडली निफ्टी के जो एक मार्केट इंडेक्स में आप एक लिस्टेड कंपनी होने चाहिए, और फिर फर्दर इन फिल्टर्स को लगा के जिन कंपनीज का फोकस डिफेंस की तरफ है उनको जोड़ा जाता है। ये एक मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स है, यानी कि स्वाति, जो कंपनी जितनी बड़ी होगी उसका वेटेज इस इंडेक्स में उतना ही ज्यादा होगा। मैक्सिमम वेटेज किसी भी कंपनी का इसमें 20% 20% तक हो सकता है, उससे अधिक नहीं। और इस टाइम पे जो टॉप 10 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उनका ओवरऑल वेटेज करीबन 95% है। क्योंकि इसमें लिमिटेड कंपनीज है, यानी कि वो 10 कंपनियां अकेले ही करीबन 95% शेयर ले लेती हैं इंडेक्स का। और इसमें कभी भी मिनिमम 10 से लेके मैक्सिमम 30 कंपनीज इस इंडेक्स का हिस्सा बनेगी। ये ब्रॉडली इस इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम मार्केट कैप के बेसिस पे देखें स्वाति, तो इस टाइम पे लार्ज कैप्स करीबन 42-43% हिस्सा बनाते हैं इस इंडेक्स का, मिड कैप्स करीबन 20%, और वहीं स्मॉल कैप्स करीबन 37-38% का हिस्सा है इस इंडेक्स का। एंड ये इंडेक्स इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को, डिफेंस का जो एक सेक्टर है, उसको बहुत ही खूबी से रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो एज एन एएमसी रिप्रेजेंटेटिव प्रतीक, आपसे समझना जरूरी है कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी है डिफेंस में, इसको एक इन्वेस्टर कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है। अभी अगर किसी को निवेश करना है तो क्या तरीके हैं, क्योंकि अगेन एक थीम है, जो थीमेटिक जो निवेश होता है वो थोड़ा रिस्की होता है, तो एक इन्वेस्टर को समझना क्या है किसी ऐसी थीम में निवेश करने से पहले। हाँ जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारे हिसाब से
अगर आप कोई भी थीमेटिक या फिर सेक्टर फंड को देखते हो तो उसका रिस्क प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा रहता है, सिक्लिकलिटी रिस्क भी रहता है, और हमारे हिसाब से ऑलरेडी ये सेक्टर में बहुत सारा ग्रोथ आ गया है। सो हमारे हिसाब से बहुत सारे जो निवेशकों को जिनके पास उनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा अग्रेसिव हो या फिर उनको उनको वॉलेटिलिटी से ज़्यादा कंफर्ट होता है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फंड है। तो रिस्क बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और ये फंड का आई थिंक ये जो सबसे बड़ा रिस्क है कि इसमें ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, बिकॉज 5 साल के पहले ये सेक्टर का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन था नहीं हमारे कैपिटल मार्केट्स में, और कंपनियां भी बहुत कम है। सिर्फ 15 कंपनियां अभी ये इंडेक्स में है, और होपफुली नेक्स्ट 3 या 4 सालों में ज़्यादा कंपनियां रहेगी। तो अगर आप देखते हो ये जो थीमेटिक या सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है, ये जो अगर आपका ये जो पोर्टफोलियो बनता है इक्विटीज का, तो उसमें से हम बोलते हैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स के आपका मतलब 70 to 80% का जो आपका पोर्टफोलियो है, वो आपको बहुत ही इजी ब्रॉड बेस्ड फंड जो होते हैं, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या फिर निफ्टी 500, वैसे टाइप के प्रोडक्ट में आपको निवेश करना चाहिए। और फिर जो आपका जो छोटा पोर्टफोलियो है, जो 10-20%, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म विनर्स में आपको बेट करना हो, या फिर आप बहुत ही पॉजिटिव हो किसी सेक्टर या थीम में, वहाँ पे आप ऐसे फंड्स में आप निवेश कर सकते हो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो हमारे फंड है, ये मतलब बहुत सारे निवेशकों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, मिनिमम 5 to 7 years। कोई भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेल्थ क्रिएशन देखना हो ऐसे थीम्स में। ओके, तो वेल्थ क्रिएशन का एक तरीका हो सकता है थ्रू इस सेक्टर भी, क्योंकि प्रतीक ने एक पॉइंट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट कहा, क्योंकि काफी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, एंड सेम गोज फॉर एनएफओज ऑल्सो। मैं प्रतिभा आपसे जानना चाहती हूँ, काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो कि एक नया फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, वो एनएफओ में निवेश करते हैं। प्रबलीन, तो प्रबलीन ऐसे में क्या आपको लगता है कि किस तरीके से एक एनएफओ को अप्रोच करना चाहिए, कब लेना चाहिए एनएफओ, कब थोड़ा अवॉइड करें या थोड़ा इंतजार करें, स्पेशली ऐसी थीम में जो कि कंपैरेटिवली बहुत नई है? जी। स्वाति, आई थिंक जैसे अभी प्रतीक ने बोला कि आई थिंक सबसे डिफिकल्ट चीज इस टाइम पे ये है कि इसमें ऑलरेडी हमने बहुत ग्रोथ देखी है इस सेगमेंट में। अगर हम यहाँ की टॉप कंपनीज की बात करें तो जैसे एचएएल हो गया, वहां पे हमने ईयर टू डेट 88% का राइज है उनके स्टॉक प्राइसेस में। एक साल में 170% का उन्हें रिटर्न दिया है। आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए तो 150% का 1 ईयर में रिटर्न है। सोलर इंडस्ट्रीज को देखिए तो आपका 155% का ग्रोथ है। तो कई बार यहाँ पे निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक एनएफओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये चीज बहुत बार दोहराते हैं कि आप पीछे के रिटर्न्स देख के मत चलिए, आपको लंबे समय का सोचना है। अगर इंडिया अपना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करता है या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो लंबे समय के लिए इन कंपनीज में आपको निवेश करना है। अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है डिफेंस की, तो पहले तो आप रिसेंसी बायस में आके और कहीं ना कहीं जो हम ग्रीड के एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, अगर आप वो करेंगे और खूब सारा पैसा एक साथ लगाएंगे तो शायद आप डिसअपॉइंट होंगे। तो एनएफओ में अप्रोच करने के लिए स्वाति डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस फंड के रिस्क और रिटर्न जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं उनको समझिए। बहुत अच्छा पोटेंशियल है, पर हमने बहुत ज्यादा तेजी से रनअप भी देखा है, तो रिस्क भी हाई है, वोलेटिलिटी रह सकती है। सो ऐसे में निवेशकों के लिए जरूरी है मेरे ख्याल से कि वो इस सेगमेंट को प्रोबेबली एक स्टैगर्ड अप्रोच या एसआईपी अप्रोच के थ्रू ले। और जैसे अभी प्रतीक ने बोला कि उसका एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में आप बहुत भारी मत रखिए, क्योंकि एक थीमेटिक सेक्टोरल फंड है, तो यहाँ पे जो आपका एलोकेशन है वो भी लिमिटेड होना चाहिए, एंड डेफिनेटली लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ही होना चाहिए। एंड इसके अलावा वैसे भी हमारे पास एक ही और फंड है अवेलेबल, तो निवेशक अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझ के, अपने गोल्स को समझ के ही निवेश करें। और बहुत अच्छा पोटेंशियल है, एंड ये डेफिनेटली थीम कल को और बेहतरीन कर सकती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसमें बीच में कोई डाउन टर्न्स नहीं देखेंगे या करेक्शंस नहीं आ सकते, तो उस चीज का ध्यान रखते हुए ही निवेशक निवेश करें। बिल्कुल, क्योंकि थीम है, थीमेटिक फंड है, अगर आप किसी डिफेंस स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट टाइम का ध्यान रखना है। कुछ और पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे दोनों एक्सपर्ट से। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
डिफेंस सेक्टर के दम की हम बात करें, डिफेंस सेक्टर में अगर आप मौके तलाश रहे हैं तो काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। अभी प्रवीण बाजपेयी हमारे साथ है, फिनफिक्स से हैं, प्रतीक ओसवाल हेड है पैसिव बिजनेस मोतीलाल ओसवाल एएमसी से। प्रतीक, एक बात बताइए, जब डिफेंस सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, देन व्हाई पैसिव? जरा ये समझाइए कि पैसिव स्ट्रैटेजी इन डिफेंस सेक्टर कैसे काम करेगी। हाँ जी, तो अगर आप ये सेक्टर देखते हो, सो इसमें बहुत मतलब इसका जो ये यूनिवर्स है ये बहुत ही छोटा है। आई थिंक सिर्फ 15 कंपनियां हैं जहाँ पे प्योर प्ले डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में, और 15 कंपनियां में लिस्ट में स्टॉक पिकिंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही कम है। बाजार में एक और डिफेंस फंड है जहाँ पे डिफेंस का एलोकेशन 65% है, लेकिन ये सिर्फ एक ही फंड है जहाँ पे आपको 100% एलोकेशन सिर्फ एक ही सेक्टर में मिलता है। तो हमारे हिसाब से क्या है, ये सेक्टर क्या है, ये एक्चुअली सब सेक्टर है। मेन हमारा ये जो मैन्युफैक्चरिंग का जो थीम है वो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और उसमें डिफेंस एक सब सेक्टर है आज की तारीख में। और हमारे हिसाब से ये जो बहुत ही सिंपल सा आसान सा वे इज टू प्ले डिफेंस सेक्टर। दूसरा है ये कि बहुत सारे ये जो हमारे कस्टमर है उनको पता नहीं कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। उनको पता नहीं अगर उनको एचएल खरीदना है या फिर बीएल या फिर सोलार। सो बहुत सारा मतलब ये जो कंपनियां हैं उनके बिजनेस मॉडल्स बहुत सिमिलर है। तो हमारे हिसाब से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सिर्फ एक प्योर प्ले डिफेंस का फंड खरीदना हो जहाँ पे उनका पूरा एक्सपोजर बन जाता है। तो हमारे हिसाब से वो भी एक एक स्ट्रैटेजी है ये इंडेक्स में खरीदने की। लेकिन हमें ये होप है कि अगले 4 से 5 सालों में बहुत सारी न्यू कंपनीज आएंगी ये सेक्टर में, और होपफुली बी मच बेटर फॉर स्टॉक सिलेक्शन। ओके। अगर अब डिफेंस सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है थ्रू डाइवर्सिफाइड एक्विटी फंड, अगर मानिए इसको समझे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज का यूनिवर्स अब बढ़ता जा रहा है, अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है तो डेफिनेटली आगे और भी हम इसमें संभावनाएं देखेंगे। प्रतीक ने इसके फायदे बताए, पर एक क्या डाइवर्सिफाइड एक्विटी फंड से भी अगर मानिए डिफेंस सेक्टर में ही स्टॉक्स का फायदा लेना है, टॉप क्वालिटी स्टॉक्स का लेना है, तो क्या कुछ ऐसे मौके हैं विद इन एक्टिव स्पेस ऑल्सो प्रवीण जहां पर एक्सप्लोर किया जा सकता है थ्रू इन्वेस्टर्स? जी स्वाति, पिछले साल एचडीएफसी ने एक फंड लॉन्च किया था जो एचडीएफसी का डिफेंस फंड है। एग्जैक्टली 1 साल हुआ है, इनफैक्ट मई जून में ही लॉन्च हुआ था। और इसका जो फोकस है वो भी अगेन इंडिया की जो डिफेंस थीम है और जो अलाइड सेक्टर्स हैं उन पे है। जो इस फंड का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इनको जो मिनिमम 80% इन्वेस्टमेंट है वो डिफेंस और डिफेंस रिलेटेड सेक्टर में ही रखना है। सेम क्राइटेरिया है जिसमें जैसे 10% आपका रेवेन्यू डिफेंस से आना चाहिए, या आपका जो आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज की आप उसकी जो डेफिनेशन है उसमें आपको फिट होना चाहिए। बट इस फंड के पास क्योंकि एक्टिवली मैनेज्ड है, इनके पास इनने एक स्कोप रखा है कि 20% तक का पैसा जो है ये डिफेंस थीम के बाहर लगा सकते हैं, चाहे वो डेट में हो चाहे दूसरे इक्विटी स्टॉक्स में ये निवेश करें। तो यहाँ पे इनने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ली है। इसका करीबन AUM इस टाइम पे 3000 करोड़ के करीब है। मिस्टर अभिषेक पोदार इसको मैनेज करते हैं। और इसका जो बेंचमार्क है, जो HDFC का फंड है, ये कोशिश करेगा कि जो ये निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स है उसको बीट करे, क्योंकि एक ही साल पुराना फंड है स्वाति। और यहाँ पे जैसा भी प्रतीक ने मेंशन किया, एक्टिवली मैनेज करने का भी उतना ज्यादा स्कोप नहीं है बिकॉज लिमिटेड स्टॉक्स हैं हमारे पास। बट HDFC का ये मानना है कि हम वैल्यूएशन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम स्टॉक सिलेक्शन करके एडिशन करेंगे। पिछले 1 साल में इसने थोड़ा लैग किया है इंडेक्स को, और ये टिपिकल है बुल मार्केट्स का। जब हम देखते हैं कि कोई भी इंडेक्स या कोई भी सेगमेंट बहुत तेजी से ऊपर जाता है तब यूजुअली पैसिव इन्वेस्टमेंट बेहतर करती है, और अगर हम यहाँ पे कोई करेक्शन देखेंगे तब यूजुअली एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स थोड़ा बेहतर करते हैं। तो दोनों तरीके के फंड्स के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, बट दोनों जो चॉइसेस हैं वो अब निवेशकों के पास अवेलेबल हैं, एक एक्टिव इन्वेस्टिंग के थ्रू और एक पैसिव, जहां पे उनको डिफेंस सेक्टर जो इंडिया का है उसकी तरफ एक्सपोजर मिल सकता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल प्रतीक आपसे होगा। इनफैक्ट आप एक जवाब तो आप दे चुके हैं, पर फिर भी फॉर अ न्यू इन्वेस्टर, क्योंकि एक नया इन्वेस्टर भी अब जो नए इन्वेस्टर जुड़े हैं बाजार से, वो चाहते हैं कि हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए। जो एक नया फंड आया है उसमें क्या खास है उसको पहचाने। आपने बताया डिफेंस इंडेक्स फंड की खासियत भी बताई,
पर क्या एक नया जो इन्वेस्टर है वो ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट करे? क्या उसको एक्सपोजर लेना चाहिए एट दिस मोमेंट, या पे थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा इंतजार के बाद वो देखे ट्रैक रिकॉर्ड और उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करे? मैं स्पेशली एक न्यू इन्वेस्टर के बारे में जान रही हूँ। अगर आप न्यू इन्वेस्टर्स को के बारे में बात करते हो तो आई थिंक ये जो सिंपल फंड्स है हमारे हिसाब से जो मतलब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या फिर उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं इन्वेस्टिंग में, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कंफर्ट विद वॉलेटिलिटी। और हमारे हिसाब से ये जो एसेट एलोकेशन है, जहाँ पे आप आपका पैसा आप डिवाइड करोगे, इक्विटीज, फिक्स्ड इनकम, इंटरनेशनल, गोल्ड, कमोडिटीज, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है नए इन्वेस्टर्स के लिए। हमारे हिसाब से ये जो एनएफओ है, अगर एक न्यू इन्वेस्टर बहुत ही पॉजिटिव है ये सेक्टर में, न्यू इन्वेस्टर को ये सेक्टर में 5 से 7 साल का आई थिंक होराइजन, इन्वेस्टिंग होराइजन है, और उनको ऐसा लगता है कि जो वॉलेटिलिटी आ सकता है वो उसको मतलब उससे कंफर्टेबल है, तो ये वो निवेश कर सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उनका पोर्टफोलियो से छोटा होना चाहिए। हमारे हिसाब से इट शुड नॉट बी अ बिग पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक ये है। दूसरा है ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है, ये इन्वेस्टमेंट थीम अगर आप देखते हो बहुत सारे जो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप टाइप ऑफ थीम्स है, उसमें ये मतलब छुप जाता है, दिस नॉट मच अवेलेबल। सो आई थिंक बहुत सारे जो निवेशकों जो जिनके पास ऑलरेडी एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है उनके पोर्टफोलियो में, तो उनके लिए दिस इज अ मच बेटर फंड, बिकॉज वहाँ पे वो इस सेक्टर का एक्सपोजर बहुत ही कम रहता है मोस्ट इन्वेस्टर्स के लिए। सो हमारे हिसाब से नए इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक ये थोड़ा सा रिस्की फंड है हमारे हिसाब से। और अगर बहुत ही पॉजिटिविटी या फिर बहुत ही सारा मतलब वेरी कन्विक्शन बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर ये वही फंड देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, हमारे हिसाब से टाइमिंग ये सेक्टर में कोई कर नहीं सकता है। मतलब हमें यह मानना है कि अगर आप प्राइस टू अर्निंग या फिर वैल्यूएशंस देखो ये सेक्टर में, तो ये सेक्टर थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये सेक्टर में ग्रोथ भी बहुत ही है। अगर आप वैल्यूएशंस को देखते हो तो आई मीन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 30 है, लेकिन वो 10% में ग्रोथ हो रहा है, तो फिर वो स्टॉक बहुत ही महंगा है। लेकिन अगर ये कंपनी 30 पी पे है लेकिन उसका ग्रोथ रेट 50% है, तो फिर वो बहुत ही सस्ता कंपनी है। सो आई थिंक ये सेक्टर में ग्रोथ ही बहुत है, तो आई थिंक वैल्यूएशंस का जो ये है, इन्वेस्टर्स को ग्रोथ के बराबर उनको देखना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो डिफेंस का दम डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं आपके पोर्टफोलियो में भी आए, तो इस स्पेस में आप जरूर नजर दौड़ा सकते हैं। कुछ खास बातें जो ध्यान रखने लायक हैं ये समझी हमने। प्रवीण वाजपेयी, प्रतीक ओसवाल, दोनों का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।